बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जब सारी नज़रें काजी साहब पर गड़ी हुई थी कि काजी साहब रुखसत हो रहे हैं, हर एक ने अपने हिस्से का डोनेट उन्हें तोहफे में देना है। लेकिन दूसरी जानिब एक जहाज़ लाहौर से उड़ा और दुबई के एयरपोर्ट पर जाकर उतर गया। जनाब बाऊजी ग्वाल मंडी वाले वो एक साल बाद सरजमीन पाकिस्तान से अपने आबाई वतन लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं। वो एक साल यहाँ गुजार कर क्या करके गए ये, और दूसरा काजी साहब ने भी तो एक साल सुप्रीम कोर्ट में गुजारा है। उन्होंने शुरू किया था, आगाज उनका हुआ था जी हुसैन हक्कानी को गद्दार करार देने से। उसके बाद उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल इनके लिए बंद किया, हमेशा के लिए उस पर ताला लगा दिया। उसके बाद जनाब आगे बढ़े तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जैसे कानून को आम कानून साजी पर को आइन पर फोकियत देने में उन्होंने अपनी खिदमात दी। फिर उन्हें आगे बढ़ते बढ़ते बल्ला छीना, फिर नताहियात नाअहली ख़त्म की, फिर उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी, फिर उन्होंने इमरान खान को जेल जाने का रास्ता दिखाया। जनाब यही नहीं, एक जमात से पूरे का पूरा इलेक्शन छीन लिया और ज़रा भी मलाल नहीं। उनकी खिदमात में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल शामिल है। उनके जो बकेट है जिसको टोकरी कहते हैं उसके अंदर पूरे का पूरा इलेक्शन पड़ा है, जिस इलेक्शन की बुनियाद पर जनाब सेनेट का इलेक्शन हुआ है, वज़ीर आज़म चुने गए हैं, सूबाई हुकूमतें बनी हैं और सदर मुल्कत जो हैं वो सिलेक्ट किए गए, उस पर सवालिया निशान है। यही नहीं, उन्होंने मखसूस नशस्तों पर भी अपना हिस्सा डाला है, वहाँ भी बुग़्ज़ और अनाद का निशाना बनाया। उसके बाद जनाब उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामले को भी अपने हाथ में लिया, और जब 26वीं आईनी तरमीम वो अपने लिए, जिसके बारे में वो खुद कह गए कि 5 माह पहले उस पर काम हो रहा था, वो कर रहे थे, तो उन्होंने 63A वाला मामला भी खोलकर लोटा क्रेसी को इस मुल्क में आम किया। काजी साहब आज रुखसत तो हो गए, लेकिन ये जो उनकी पोटली में सामान बन गया ना, ये क़यामत तक उनका पीछा करेगा। इसका वजन काजी साहब उठाते उठाते फिरेंगे, और जहां भी किसी आम पाकिस्तानी से सामना होगा, डोनेट उनका इंतजार करेगा। उनको हर जगह डोनेट तो खाना पड़ेगा। हमने बहुत सब्र तहम्मुल से उनका दौर जो है वो गुजारा है। हमने आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टिंग में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कवर की हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो पाबंदी थी, ये आप नहीं बता सकते। जनाब काजी साहब को कौन से अमराज थे जिनकी वजह से कायदे आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल वो जाया करते थे? काजी साहब का घर कहाँ बन रहा था और कौन बना रहा था, इस वाले से बहुत सी खबरें थी। जनाब जिस कंपनी से काजी साहब ने ये अदलिया का मकबरा तामीर करवाया, टर्किश कंपनी से 12 करोड़ रुपए पाकिस्तानियों के उस पर लगा कर जा रहे हैं कि जब भी उसकी तरफ पाकिस्तानी को देखेगा उन्हें काजी साहब पर डोनेट भेजना याद आएगा। काजी साहब अरशद शरीफ शहीद से आंखें चुरा के भाग गए हैं। काजी साहब 4 करोड़ वोटर से आंखें चुरा के भाग गए हैं। काजी साहब इमरान खान के बुग़्ज़ में यहाँ से भाग गए हैं। उनके लिए ये सरजमीन जो है आज खुद ऐसे ही लगता है कि तंग होगी। इस मुल्क में उनके लिए रहना नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि जब तक वो चीफ जस्टिस थे उनके पास देने को बहुत कुछ था, हुकूमत को सर्व करने का टाइम था, जो फरमाइश आती थी वो पूरी कर रहे थे। लेकिन अब हुकूमत के लिए वो एक लगेज या लाइबिलिटी के अलावा कुछ नहीं। अब होना यह है कि कल जब काजी साहब उठेंगे तो उनका फ़ोन उठाना भी ये हुकूमत में से किसी ने पसंद नहीं करना, या वो जिनके कहने पर जो नज़र नहीं आते लेकिन काम सारा वही कर रहे होते हैं, उनके कहने पर जो कुछ उन्होंने किया वो बांस पर चढ़ाते हैं, लेकिन जब अब बांस पर चढ़ चुके होते हैं तो नीचे से बांस खींच लेते हैं। काजी साहब से साथ यही होना। काजी साहब को जाते हुए जो मंसूर अली शाह साहब ने जो कुछ कहा है, और जो याह्या अफरीदी साहब जो उनकी कुर्सी पर अब बैठेंगे, उन्होंने जो कुछ कहा है, ये काजी साहब के लिए एक इनाम है, वो इनाम जो उन्होंने कमाया है, और ये किसी भी जिसको कहते हैं ना जलालत से कम नहीं है। पहले मैं बताता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक्चुअली अपने लेटर में जो 10 बड़े डोनेट भेजे हैं काजी साहब को, वो क्या है, और दूसरी जानिब याह्या अफरीदी साहब ने जो मीठी मीठी क्लास लिया काजी साहब की, और उसके बाद इसी खत की उन्होंने तायद कैसे किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो ख़त लिखा है उसका खुलासा कुछ यूँ है। नंबर 1, काजी साहब तुम्हें कज फहमी, इंतकाम, घटिया सोच और रौनक की वजह से याद रखा जाएगा। नंबर 2, तुमने अपने साथी जजों के फैसलों को कभी एहतराम नहीं दिया। नंबर 3, तुमने तौहीन अमेज़ रवैये और इंतहाई बेशर्मी के साथ साथी जजेस के फैसले पर अमल न करने की तलकीन की। नंबर 4, तुमने अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ डट जाने की बजाय मजीद मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए। नंबर 5,
तुमने कानून की हुक्मरानी पर समझौता करके अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर किया और गिरवी रख दिया उसे। तुम नंबर 6, तुम अदलिया को कमज़ोर करने की ख्वाहिशमंद कुव्वतों के आलाकार बने रहे। नंबर 7, तुम अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फ़राहमी में मुकम्मल नाकाम रहे। नंबर 8, तुमने सुप्रीम कोर्ट में इत्तफ़ाक़ राय से चलने और मुकालमे की कोशिश नाकाम बनाई। नंबर 9, सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी पैदा की गई तकसीम की वजह से तलखी और कशीदगी तदेर बरकरार रहेगी। नंबर 10, तुम्हारा किरदार साकिब निसार से भी घरौना और संगीन है। जनाब ये वही मंसूर अली शाह साहब बोल रहे हैं जिन्होंने काजी साहब के साथ जब रेफरेंस आया था खिलाफ तो उनका भरपूर साथ दिया था, उन्हें विंडिकेट दिया था, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया था। बाकी साथी जजेस के सामने वो खड़े हो गए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, आज ये खड़े हैं, कल हमारी बारी हो सकती है। आपको याद होगा FBR को क्या हदायत जारी की गई थी। उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे वो बिल्कुल इन दो उंगलियों की तरह काजी साहब के साथ होते थे। फिर तलखी बढ़ना शुरू, काजी साहब का असर रूप जो है वो सबके सामने आना शुरू है। जो शुरू में मैंने आपको मुकदमात गिनवाए, काजी साहब के चेहरे से जब नकाब उतरना शुरू हुए तो एक एक करके उनके साथी जजेस ने उनसे फासला करना शुरू किया। जनाब 8 जजेस का जो मखसूस नशिस्तों वाला जब फैसला आया तो काजी साहब का असल चेहरा मुकम्मल तौर पर समझ हम यही रहे थे कि नंगा हो चुका है, लेकिन हम उस वक्त भी गलत थे। उन्होंने हत्तल इम्कान कोशिश की मैं अपने साथी जजेस को प्रेशराइज करूं, धमकियां दूं भी और दिलवाऊं भी। उन्हें प्रेशराइज किया भी गया। जनाब 2 फुल कोर्ट बंद कमरों के अंदर हुई जिसकी बिनक बाहर न पड़ने भी, लेकिन रिपोर्टर्स ने खबरें निकलवा ली कि उन फुल कोर्ट्स में हुआ क्या। वो जिसमें दरवाज़ा तोड़ के काजी साहब बाहर निकले थे, जिसको कहते हैं जोर से बंद करके, और जमाल मंदोखेल साहब उनके पीछे पीछे गए थे और मना कर उन्हें कहा था कि ये जजेस जो है ये अपना फैसला लिखेंगे, हम अपना फैसला लिखेंगे। और आपको याद होगा 2 जजेस ने उस वक्त भी इख्तलाफी फैसला लिखा था। इस सारी लड़ाई की फाइनल स्टेज जो थी वो मखसूस नशिस्तों के बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला है। काजी साहब ने पूरी कोशिश की जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को 2 सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स की हदायत और मशवरे पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने अरशद शरीफ केस लगाने की। फिर मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस में भी आपको याद हो वो उससे बच निकले। फिर मामला आ गया जो 14 और 15 की दरमियानी रात थी, जब ये 26वीं तरमीम के लिए लोगों को उठाकर नंबर पूरा करने की कोशिश की गई। उस वक्त भी काजी साहब का रास्ता जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो 4 जो सफ़ात की वजाहत थी उस पर आकर रोका था। यही नहीं, काजी साहब आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपने सामने जो 63A का नज़रसानी की समाअत की और उसमें सबको पता था फैसला क्या आया था। हम बार बार अपनी वीडियोस में कहते थे कि वोट काउंट होगा और बंदा नाअहल होगा। अब 5 वोट पड़ चुके हैं, देखें वो नाअहल कब होते हैं। काजी साहब आखिरी टास्क पूरा करने से पहले अपने साथी जजेस के साथ जो था वो ज़ाती दुश्मनी जिसको रिकॉर्ड पर वो लाना चाहते थे वो ला कर गए। ये जो उन्होंने ख़त लिखा था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब के मामले पर, वो आपको याद होगा। लेकिन यही नहीं, वो समझ रहे थे कि ये 3 लोग जो हैं इनमें से मैं 2 का रास्ता तो रोकूंगा क्योंकि मेरी ज़ाती दुश्मनी उनसे है। मैं याहिया अफरीदी को जो है वो अपनी सीट पर बिठाऊंगा। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने आज उनके साथ क्या मीठी गेम की है। आगे चलकर तो उनका हम कंडक्ट देखेंगे, लेकिन माजी में वो इतने कंट्रोवर्शियल रहे नहीं है कि उनकी फाइल खोले और कुछ चीज़ें आपको नजर आए। बहुत कम चीज़ें हैं जिन पर अभी तनकीद हो सकती है, लेकिन अभी तो ये सफ़र का आगाज़ हो। कल उनने हलफ उठाना है और उसके बाद फिर उनकी किए हुए कारनामे भी आप तक पहुँचाएंगे। जनाब आज उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस जो हुआ जिसमें 6 जजेस ने शिरकत नहीं की, जैसे मंसूर अली शाह साहब ने आए और बाकी शाहिद वहीद साहब, आयशा मलिक साहब, शहजाद मलिक साहब, अतर महिला और जस्टिस मनीर, इनके नाम तो आप सुन चुके होंगे कि उन्होंने शिरकत नहीं की। जनाब उस फुल कोर्ट रेफरेंस में सब ने काजी साहब की शान में जो है ना कसीदे पढ़े कि बहुत अच्छे जज, बहुत अच्छे जज थे। लेकिन उसी दौरान जो उनके बिल्कुल राइट पर बैठे हुए थे जैसे याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने अपनी ज़ुबान में काजी साहब को वो सबक पढ़ा दिया कि इनका गुस्सा कैसा है, इनमें बुग़्ज़ कितना है, ये दुश्मनी कैसे करते हैं। वो कुछ ऑन रिकॉर्ड ले आए और जो कुछ जस्टिस मंसूर साहब ने लिखा है कि आप जजेस के खिलाफ कैसे चलते रहे, आप बुक्स के मारे हुए थे, आपने कैसे दुश्मनियाँ की और कैसे दरारें बढ़ाई, कैसे इज्जत कम की, उसकी भी तरीके से तायद की। सुनिएगा। with which you always kept us on our toes.
and at some time, and at the same time, happy that you are leaving in good health and knowing that you'll be able to enjoy your lovely family. On a personal note, I have found you to be a good, caring human being. To some, this might sound strange, but let me share with you, ladies and gentlemen, if you meet, greet, and treat ये है असल पोर्शन। Justice Qazi Faiz Isa यहाँ से ये जस्टिस मंसूर के साथ आके खड़े हो गए। he will reciprocate with such gentle softness, politeness, and care that it will leave you astonished. if not नाफकत। shocked. But mind you, if you in any way provoke him, or if I may say so, poke the bear, पोक द बेयर। hell hath no fury to match his scorn, and only God may help and save you. फिर अल्लाह ही आपको बचा सकता है इनके शर से। Share a secret with you all today that I have faced such wrath of this bear many times. मैंने इनके गज़ब का काफ़ी दफ़ा सामना किया है। जनाब याह्या फरीदी साहब जो हैं उसको कहते हैं कि नरम लहजे में सख्त बात उनने कर दी और साथ बैठे खिसियानी हंसी हंसते रहे जनाब काजी साहब, क्योंकि काजी साहब के हाथ में वो जो पावर थी वो ट्रांसफ़र हो गया अब जैसे याह्या फरीदी साहब। और याह्या फरीदी साहब ने पहली ही तकरीर में साबित कर दिया कि वो काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत पे नहीं, काजी फ़ाइज़ ईसा के आइन के साथ नहीं, काजी फ़ाइज़ ईसा के कानून के साथ नहीं खड़े होंगे, वो खड़े होंगे जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ। और वो जो दरारें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उन दरारों को वे भरेंगे भी जनाब। इसके बाद वो ख़ास खबर, काजी साहब जब चीफ जस्टिस थे, अभी कुछ घंटे बाकी हैं, नहूसत है इस मुल्क में कुछ ना कुछ तो, लेकिन काजी साहब जो थे वो जिस कंपनी से ये जो मॉन्यूमेंट उन्होंने बनवाई है, जो यादगार बनवा के गए हैं, जिस पर पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स का 12 करोड़ का कसीर सरमाया वो लगवा कर चले गए जनाब, उसी कंपनी ने बताने वाले बता रहे हैं कि एम्बेसी रोड पर काजी साहब का को महल तामीर कर रहे हैं। उस प्लाट के बारे में इंफॉर्मेशन, उस घर की कितने हैं, उसका रकबा कितना, उसमें कमरे कितने हैं, ये डिटेल कुछ देर में हासिल करके फिर एक और वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे कि काजी साहब जो है वो इनाम कहाँ पाते रहे। लेकिन कुदरत का करना ये है कि अगर काजी साहब का डोनट खाने का वो शौक ना होता और काजी साहब उस दुकान पर ना गए होते और काजी साहब वो डोनट ख़रीद ना रहे होते और वहाँ उस लड़के के वो 4 अल्फाज जो थे वो ऑन रिकॉर्ड ना आए होते, तो शायद काजी साहब के लिए हम कहते हैं कि ये मुल्क आज़ाद शहरियों के लिए ही है। काजी साहब आज़ादाना घूम फिर सकते, लेकिन काजी साहब पर ये ज़मीन तंग हो चुकी है। काजी साहब इस मुल्क में नहीं रह सकेंगे, क्योंकि काजी साहब ने जितने जुल्म किए हैं वो हर शख्स उनके सामने आके खड़ा होगा। पीटीआई नहीं, काजी साहब ने और बहुत लोगों के साथ जुल्म किया हुआ है। सिर्फ मुस्लिम लीग नून की गेम उठाने के लिए इस मुल्क की ख़वातीन के बारे में वो जो कह रहे थे ना, मैं बड़ी इज्जत और तकरीम और मेरी बीवी मुझ पर एतबार नहीं करती और ये वो सब कुछ, वो जो झूठ बोल रहे थे, गलत बयानी कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त में वो काजी साहब अगर लाहौर की तरफ एक नज़र दुराते तो वहाँ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब अभी भी जेल में कैद है। कसूर क्या है? इमरान खान का साथ देना। काजी साहब को नौरीन का रोना याद आ रहा है, लेकिन काजी साहब को वो कैंसर पेशेंट याद नहीं। काजी साहब ने इस मुल्क के साथ जितना जुल्म किया वो तो तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। उन्होंने पहला नंबर हासिल कर लिया, जस्टिस मुनीब को काट के वो पहली पोजीशन पर जा पहुँचे हैं और काजी साहब को कब्र तक जो है वो बल्ले का निशान, मिलिट्री कोर्स वाला निशान, मिलिट्री कोर्स में सिविलियंस का निशान, सिविलियंस के ट्रायल और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार हम वीडियोज़ में बताते रहें, वो पीछा करेंगी। उन्हें इस ज़मीन पर रहना शायद नसीब ना हो, उनको बैरून मुल्क ही जाना पड़ेगा। जैसे जिस तरह आर्मी चीफ वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का अंजाम हुआ था ना, शायद काजी साहब के साथ भी वैसे ही होगा। लेकिन काजी साहब भूल गए हैं जिन लोगों ने फ्रांस में जनरल बाजवा के साथ निकलना, आज़ादाना घूमना, गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना मुश्किल बना दिया था, वो इनके लिए भी नामुमकिन बना देंगे कि वो जहाँ भी जाएंगे बल्ला उनके पीछे पीछे होगा और बल्ले वाला भी उनके पीछे पीछे होगा। दूसरी जानिब जनाब, दूसरी जो शख्सियत, क्योंकि काजी साहब को निज़ाम की गारंटी कहा जा रहा था, तो जब निज़ाम की गारंटी ख़त्म हो गई है तो अब दौड़े भी लगना शुरू होगी और निशानियां भी यही बता जा रही हैं कि अगले 20 से 25 दिन में
इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी खबर आएगी। उन्हें या तो किसी रेस्ट हाउस या बनी गला शिफ्ट कर दिया जाएगा या फिर आज़ाद हो जाएंगे। ये भी खबरें जो हैं वो मुस्तनद नहीं है, क्योंकि इस पर इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ी थोड़ी करके आ रही है, क्रॉस चेकिंग भी हो रही है। लेकिन लगता यही है कि नवाज शरीफ साहब का जाना काजी साहब की रुखसती के साथ, काजी साहब के आने के बाद नवाज शरीफ का इस मुल्क में आना, ये सब लंदन प्लान का हिस्सा था। उसी लंदन प्लान के तहत वो एक साल इर्रेलीवेंट होकर, नाकाम होकर, जिसको कहते हैं दुदकारे हुए सियासतदान की हैसियत से इस मुल्क से अब चले गए। वो अब लंदन में ही ज़िंदगी गुजारेंगे। खबरें तो ये चलवाई गई हैं वो दुबई में 4 दिन रहेंगे, फिर लंदन जाएंगे, लंदन से अमेरिका जाएंगे। भाई वो इस मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। नवाज शरीफ काजी साहब के जाने के बाद इस मुल्क से फ़रार हो चुके हैं। और सबसे ख़ास चीज़, राना सनाउल्लाह, जनाब जवेद लतीफ़, ख्वाजा आसिफ साहब, फिर मरियम नवाज़, फिर अता तारड़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एहसन इकबाल साहब, इनमें से जितनों के आप नाम लें, ख्वाजा साद रफ़ी, मुस्लिम लीग नून का अपना ट्विटर, किसी एक ने भी इतनी जहमत नहीं की कि अपने पार्टी के सदर के बारुखसी पर को नेखाशात, को गुड बाय, कोई एक ट्वीट, कुछ भी नहीं कहा। यानी कि वो शख्स इतना इरेलीवेंट हो चुका था कि उसकी पार्टी के अपने उठाने वालों ने जो उसकी खुशामद करते थे, उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया। ये है नवाज शरीफ का इस पूरी ज़िंदगी का हासिल कि जिस पार्टी के लिए वो रिस्क लेकर आया था कि इलेक्शन जितवाएगा, वज़ीर आज़म बनेगा, उस पार्टी ने उसे इतना भी नहीं गवारा किया कि एक ट्वीट कर दे कि वो कहाँ जा रहा है, क्या प्लान कर रहा है। कहीं जिक्र नहीं है। आप उनके ट्विटर अकाउंट खोल कर दें। ये होती है नाकामी। और नाकामी किसने दी है? जिस शख्स को हाथ पांव बांध कर इलेक्शन से बाहर कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था, पार्टी का निशान छीन लिया गया था, पार्टी के बंदे तितर बितर कर दिए थे, सारी पार्टी तोड़ के रख दी थी। लेकिन जब अवाम ने ठान ली, अब इस साइंस को भी पॉलिटिकल साइंस में नई चीज़ ऐड हुई है कि वो पार्टी जिसका कायद हो और अवाम हो, और बीच में जो कायदीन है वो बिल्कुल इरेलीवेंट है। पीटीए के जितने भी लीडर्स, आप खुद बैठ के सोचिएगा कितने रेलिवेंट है। इस पार्टी को चलाया है, संभाला है और अभी तक लेके चल रही है अवाम और उनका इमरान खान से रिश्ता। बीच में जितने लोग हैं वो बस स्टेज पर आने वाले एक्स्ट्रास की तरह। उसका एक और तरीके से अब जायज़ा ले लें कि इमरान खान से जेल में तकरीबन 16 से 17 दिन रब्ता इस पार्टी से कटा हुआ था, लेकिन अवाम ने जो इमरान खान माजी में कहते रहे थे उसी को फॉलो करते हुए इस पार्टी को लेके चले। डी चौक पे एहतजाज किया और जगह जगह इमरान खान की आवाज़ बनी। ये है फ़र्क एक अवामी लीडर का और एक मफरूर लीडर का। आज नवाज शरीफ ज़िंदगी बचा के यहाँ से भाग चुके हैं और लगता यही है जो इमरान खान ने कहा था कि ये अपने मफाद के लिए सारे इकट्ठे भी होंगे, मफाद के लिए इकट्ठे भी हुए। पीडीएम भी बनी और बाद में पीपल्स पार्टी और नून लीग, जैसे वो कहते थे ना एक ही सिक्के के दो रुख हैं, वो दो रुख भी हमने देख लिए। उसके बाद जनाब ये करप्शन मुकदमात बचाने के लिए इकट्ठे होंगे, वो भी उन्होंने अब तरमीम में किया। और सबसे बड़ी बात कि जब इमरान खान बाहर आने वाले होंगे ये हुकूमत घर जाएगी। काजी साहब चले गए, नीचे तब्दीलियाँ आना अदलिया में शुरू हो चुकी हैं। आपने देख लिया बुशरा बीबी की ज़मानत होगी, अलीमा खान और उस्मा खान साहबा की ज़मानत हो चुकी, और अब शाह महमूद कुरैशी साहब की बातें चल रही हैं, उनकी ज़मानत होगी, और एंड में इमरान खान आएंगे। इमरान खान के आने से पहले लगता यही है कि हुकूमत के बुरे दिन जो शुरू हुए हैं उनका अख्ताम होगा और एक नई तब्दीली जो है वो देखेंगे। ये बड़ी निशानी इमरान खान ने बताई थी और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि एक तो हुकूमत जाएगी और दूसरा ये सारे बाहर भागे। प्रेशर कुकर बिल्कुल सीटी बजा रहा है, गैस भर चुकी है, फटने पे आ चुका है। और इस मुल्क में जिनको इस सरजमीन से प्यार है वो सिर्फ इधर रहेंगे, जिनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर नहीं है, जिनके कारोबार बाहर नहीं है, वो यहाँ रहेंगे, तो बाकी यहाँ से भाग जाएंगे। पहला शख्स भाग चुका है, दूसरा नाम मरियम नवाज साहबा का है। वो नवंबर के पहले हफ्ते में वो भी ये जा वो जा निजी दौरे पर लंदन जाएंगी और फिर लगता यही है कि फिर वापस नहीं आएंगी, क्योंकि नवंबर से हालात यकसर बदल चुके होंगे और उसकी सबसे बड़ा आगाज़ होगा जनाब अमेरिका से। अमेरिका के इलेक्शंस होंगे और उसके बाद यहाँ पर बहुत सी तब्दीलियाँ आएंगी। इस वीडियो से फिलहाल इतना ही। करामत मुगल को इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।